Hello and welcome to Mahamaya Selection, and you are with us an RBI office attendant English class, and we are solving RBI office attendant English set 11. Let's move towards the question without wasting time. चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, I think Clary was under dash when she signed the agreement. She never would have voluntarily accepted those conditions. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक फिलर है, हमें इसमें कुछ फिल करना है और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेज आई थिंक क्लैरी वॉज अंडर. मुझे लगता है कि क्लैरी जो है वो किसी चीज़ के अंदर थी व्हेन शी साइन द एग्रीमेंट, जब उसने एक एग्रीमेंट साइन किया. और आगे के स्टेटमेंट में है शी नेवर वुड हैव वॉलंटरली एक्सेप्टेड दोज कंडीशंस. कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति है जो क्लैरी के बारे में कह रहा है कि उसे ऐसा लगता है कि क्लैरी वॉज अंडर कुछ, क्लैरी किसी चीज़ के अंडर थी जब उसने एग्रीमेंट साइन किया. और वो आगे ये भी कहता है कि उसने कभी भी अपनी मर्जी से इन सारी शर्तों को एक्सेप्ट नहीं किया होता. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन है लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आज़ादी. लाइसेंस का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को मान्यता दे रहे हैं, किसी चीज़ को कोई परमिशन दे रहे हैं तो उसे हम लाइसेंस दे रहे हैं. वीक का मतलब होता है कमज़ोर. और ड्यूरेस का मतलब होता है थ्रेट, यानी कि किसी को कोई धमकी दे रहे हैं या किसी से कोई फोर्सफुली कोई काम करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, किसी को कोई प्रेशर में रख रहे हैं तो हम ड्यूरेस करना उसे कहते हैं. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा जो सेंस बनता है वो है कि आई थिंक क्लैरी वॉज अंडर डैश. क्लैरी जो थी उसने कभी वॉलंटरीली, उसने खुद अपनी मर्जी से कभी भी वो सारे कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं किए होते. वो किसी चीज़ के अंदर थी, किसी प्रेशर के अंदर थी जब उसने एग्रीमेंट साइन किया. अगर ऐसा नहीं होता तो उसने कभी ये सारे कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं किए होते. तो हमारा जो यहाँ सेंस कहता है कि इन सारे ऑप्शंस में से फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. क्लैरी वॉज अंडर फ्रीडम. अगर आज़ादी होती तो वो कोई ऐसे कंडीशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती. लाइसेंस भी यहाँ सही नहीं है और वीक भी, अंडर वीक भी सही नहीं है. अंडर थ्रेट या अंडर ड्यूरेस यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. आई थिंक क्लैरी वॉज अंडर थ्रेट. मुझे लगता है कि क्लैरी जो है किसी थ्रेट की, किसी धमकी के अंदर थी. उसे कोई धमकी मिली थी, वो किसी प्रेशर में थी, कोई डर के अंदर थी जब उसने वो एग्रीमेंट साइन किया. उसने कभी भी अपनी मर्जी से वो सारे कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं किए होते. सो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्यूरेस यानी कि थ्रेट. हमें बस क्वेश्चन को समझना है. अगर हम समझ लें लिबर्टी के साथ भी अंडर नहीं आता, लाइसेंस के साथ भी अंडर लाइसेंस नहीं आता, अंडर वीक नहीं आता, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ड्यूरेस. तो ऐसे ही क्वेश्चंस को कोई एक ऐसा पॉइंटिंग वर्ड पकड़ेंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या पुट इन होगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक फिलर है. द वेबसाइट इज फॉर एंटरटेनमेंट ओनली एंड डज नॉट डैश टू गिव यू एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ योर फ्यूचर. हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट सेज द वेबसाइट, एक वेबसाइट है वो केवल मनोरंजन के लिए है एंड इट डज नॉट, और ये क्या नहीं करता है, टू गिव यू एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ योर फ्यूचर. एक वेबसाइट है जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है यानी भविष्यवाणी करती है. और उसके बारे में कहा गया है कि ये वेबसाइट जो है ये केवल मनोरंजन के लिए है और ये सही तरीके से आपके फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं करती, ये केवल मनोरंजन के लिए है. तो हमारे पास लेट्स चेक आउट ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन. क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पर पर्ट. हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पर पर्ट. सेकेंड ऑप्शन है प्रमोशन. सेकेंड ऑप्शन है प्रमोशन. थर्ड ऑप्शन है एक्सर्ट. हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है एक्सर्ट. और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एक्सॉल्ट. हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एक्सॉल्ट. अब यहाँ परपर्ट करने का मतलब क्या होता है? परपर्ट करने का मतलब होता है विश करना. ठीक है. आगे प्रमोशन है. प्रमोशन का मतलब तो प्रचार होता है, एडवर्टीजमेंट. हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं. आगे जो हमारे पास ऑप्शन है एक्सर्ट. एक्सर्ट करने का मतलब होता है मग्न होना, किसी चीज़ में काफ़ी खुश होना, हर्षित होना. और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सॉल्ट. एक्सॉल्ट करने का मतलब होता है प्रशंसा करना या प्रेज करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी को खुश करना एक्सॉल्ट होता है. तो इनमें से क्या ऑप्शन आएगा?
द वेबसाइट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट ओनली एंड डज नॉट विश टू गिव यू। यहाँ पे हमारे पास टू है तो इसके पहले इसके साथ कोई बेस वर्ब ही आएगा, तो प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं आएगा। प्रमोट होता तो शायद होता, पर प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब मग्न होना या प्रेज करना, डज नॉट प्रेज टू गिव यू, ऐसा कोई सेंटेंस ही लॉजिकली इनकरेक्ट है। इट डज नॉट विश टू गिव यू, यानी कि इस वेबसाइट की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि ये आपको सही भविष्यवाणी बताए। ये वेबसाइट जो है केवल और केवल मनोरंजन के लिए है और इट डज नॉट विश टू गिव यू एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ योर फ्यूचर, यानी कि ये आपके भविष्य की सही भविष्यवाणी करने की इसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पर पर्ट। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पर पर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू डैश द मैराथन द रेस सुपरवाइजर विल फायर द स्टार्टिंग गन। एक मैराथन हो रही है, टू द डैश मैराथन द रेस सुपरवाइजर विल फायर द स्टार्टिंग गन। रेस सुपरवाइजर है वो स्टार्टिंग गन को फायर करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग गन कब फायर की जाएगी? किसी गेम को, किसी मैराथन को शुरू करने के लिए जो सुपरवाइजर होंगे रेस के, वो स्टार्टिंग गन को फायर करेंगे और रेस जो है हमारी मैराथन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमारा सेंस बनता है कि कुछ शुरू किया जा रहा है, कुछ स्टार्ट किया जा रहा है। क्या स्टार्ट किया जा रहा है? मैराथन स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस मैराथन को स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसका मतलब हो स्टार्ट करना। हम क्वेश्चन को पढ़ के उसका लॉजिक, उसका सेंस समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए। रेस हो रही है और सुपरवाइजर को स्टार्टिंग गन फायर करना है, तो स्टार्टिंग गन वो क्यों फायर करेगा? रेस को शुरू करने के लिए। तो शुरू करने के लिए हमारे पास कौन से वर्ड्स होंगे? लेट्स चेक आउट ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज पॉपर, द सेकेंड ऑप्शन इज इनिशिएट, द थर्ड ऑप्शन इज ट्रिगर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेटिंग। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसके मतलब को जानने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे टू है। अब टू के साथ जब भी कोई आएगा तो बेस वर्ब आएगा, कोई भी पास्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। तो हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है वो यहाँ काम कर रहा है, यानी कि हम ट्रिगर्ड को कैंसिल कर सकते हैं, एक्सेलरेटिंग को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये बेस वर्ब नहीं है। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शंस बचते हैं। हमारा ऑप्शन एक है पॉपर और इनिशिएट। अब पॉपर का मतलब तो होता है कंगाल, तो टू पॉपर टू कंगाल ये ऐसा कोई सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता। और इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना या शुरू करना। तो टू इनिशिएट द मैराथन द रेस सुपरवाइजर विल फायर द स्टार्टिंग गन। मैराथन को शुरू करने के लिए जो रेस सुपरवाइजर होंगे वो स्टार्टिंग गन को फायर करेंगे। ये बिल्कुल लॉजिकली और कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो यहाँ जो ब्लैंक है यहाँ पे आएगा इनिशिएट। हमारे जो ब्लैंक में वर्ड आएगा वो इनिशिएट, हमें मैराथन को शुरू करना है यानी उसे इनिशिएट करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक फिलर है। क्वेश्चन सेज इन द एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट विल डैश सेवरल ऑफ द वेरिएबल्स इन होप्स ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट हो रही है और उसमें वैज्ञानिक दे विल है, यानी कि वैज्ञानिक कुछ करेंगे। यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, यानी कि वैज्ञानिक कुछ करेंगे। सेवरल ऑफ द वेरिएबल्स इन होप्स ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि वो अपनी मन मुताबिक रिजल्ट्स को पाने के लिए, अचीव करने के लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में कुछ करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। द ऑप्शंस वी हैव आर यूज्ड, employing, controlled, manipulate and both C and D। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखने से पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। द साइंटिस्ट विल। अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे विल, इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो बेस वर्ब आएगा, यानी कि वो पास्ट फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या। हमारे पास ऑप्शंस में यूज्ड है, ये नहीं हो सकता। विल यूज्ड नहीं होगा, विल यूज होता तो शायद सही होता क्योंकि विल के साथ यहाँ बेस वर्ब ही आएगा। आगे देखते हैं विल एम्प्लॉइंग, ये भी बिल्कुल गलत क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। कंट्रोल्ड, विल कंट्रोल्ड, ये भी बिल्कुल गलत क्योंकि ये बेस वर्ब नहीं है। तो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज मैन्युपुलेट, ये जो है ये
बेस वर्ब है, हम आँख बंद करके भी इसे टिक कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज़ करके हमें बस देखना है कि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बताया कि पूरे सेंटेंस को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हमें थोड़ा बहुत भी मालूम है विल है, इसके साथ हमेशा बेस वर्ब आएगा, तो हमें यहाँ बेस वर्ब ही चूज़ करना है। बाकी अगर हम इनमें से किसी का भी मतलब नहीं जानते हैं तो हम बस इस पे इसको टिक कर सकते हैं कि विल के साथ हमेशा बेस वर्ब आएगा, यानी मैन्युपुलेट ही होगा। बट एक बार मतलब भी देख लेते हैं इन सारे वर्ड्स का कि क्या मतलब है। यूज्ड का मतलब हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे फ्यूचर है, विल है और इस्तेमाल किया, तो ये तो लॉजिकली ही इनकरेक्ट है। एम्प्लॉइंग, विल एम्प्लॉइंग, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, यानी कि कंटिन्यूअस कोई वर्क हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर है, विल है, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। कंट्रोल्ड, अगेन ये पास्ट है और यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। मैन्युपुलेट करने का मतलब होता है हेर फेर करना, छेड़छाड़ करना। कोई चीज़ पहले से एग्जिस्टिंग है उसमें हम कोई तरीका लगाकर उसे छेड़छाड़ करते हैं, उसे बदलते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि मैन्युपुलेट कर रहे हैं। अगर हम इस वर्ड को यहाँ पे पुट करते हैं, we put manipulate here, तो our sentence will be in the experiment the scientist will manipulate several of the variables in hopes of the achieving the desired results। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होने वाली है उसमें साइंटिस्ट जो है, जो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग तरह की किसी भी चीज़ की प्रजाति है, उसके साथ मैन्युपुलेट करेंगे, उसे उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, हेर फेर करेंगे इन होप्स ऑफ अचीविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। किस उम्मीद में कि उन्हें डिज़ायर्ड रिजल्ट, उनके मन मुताबिक परिणाम उन्हें मिले, उस उम्मीद में वो मैन्युपुलेट करेंगे, यानी कि छेड़छाड़ करेंगे। मैंने अभी बताया, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि सेंटेंस में ब्लैंक से ठीक पहले और ठीक बाद क्या आ रहा है। हमारा जो क्वेश्चन है उसका 60% पार्ट इसी पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है, उससे हमें क्वेश्चन का सेंस समझ में आता है। यहाँ विल है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन में बचा हमारे पास मैन्युपुलेट। अगर हम नहीं भी जानते हैं बाकी सारे वर्ड्स का मतलब, तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, during lunch in the cafeteria today, my rival tried to dash me into a fight so I would get suspended from school। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग लंच, यानी कि लंच का वक्त है, इन द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया यानी कैफ़े में आज लंच का वक्त है। माई राइवल, मेरे राइवल ने यानी कॉम्पिटिटर ने, राइवल यानी कॉम्पिटिटर ने, उसने कोशिश की, ट्राइड टू डैश मी इनटू अ फाइट, डैश मी इनटू अ फाइट सो आई वुड गेट सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल, ताकि मैं स्कूल से सस्पेंड हो जाऊँ। लंच का वक्त है कैफेटेरिया में, किसी एक के दोस्त ने, किसी एक के कंपेटिटर फ्रेंड ने क्या किया कि उसे किसी फाइट में डैश करने की कोशिश की ताकि वो स्कूल से सस्पेंड हो जाए। अब फाइट में हम क्या हो सकते हैं? फाइट में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइट में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम लड़ाई में कूद सकते हैं, लड़ाई में पड़ सकते हैं। लड़ाई में तो अगर किसी से लड़ना होगा तो हम लड़ाई में कूदेंगे, लड़ाई में पड़ेंगे, यही करेंगे ना। तो आगे देखते हैं कि ऑप्शंस वी हैव इज हिंडर। हिंडर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना। तो आई ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट मी इनटू फाइट। अब स्कूल से सस्पेंड होने के लिए फाइट में रिस्ट्रिक्ट होना नहीं पड़ेगा और लड़ाई करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब है होता है उत्सुक होना, और ये हमारा जो है पास्ट फॉर्म में एक्साइटेड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? टू है। अगेन टू है तो टू के साथ कोई बेस वर्ब ही आएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है अब्जॉर्ब कर लेना, सोक कर लेना। एंड द लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज गोड। गोड का मतलब होता है इन्वॉल्व करना। किसी फाइट में हम क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, घुस जाते हैं लड़ाई में, तो हमारी लड़ाई हो जाती है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गोड, GOAD। During lunch in the cafeteria, my rival tried to goad me into a fight, so I would get suspended from school। लंच के वक्त मेरे राइवल ने मुझे कोशिश की एक फाइट में इन्वॉल्व करने की, गोड करने की, ताकि मैं स्कूल से सस्पेंड हो जाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एरर डिटेक्शन का है। हमें पूरी की पूरी एक सेंटेंस गिवन होती है और उसे पार्ट्स में तोड़ा हुआ होता है, और उसके किसी एक पार्ट में एरर होता है जो हमें ढूंढना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का है दैट इज
In June 2017, an anodyne footnote to the Bank of Baroda's quarter results mentioned a fine levied by the South African Reserve Bank SARB headquartered in Pretoria, no error. जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो है इन जून 2017 एन एनोडाइन फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा's क्वार्टर रिजल्ट्स मेंशन्ड। अब चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। इन जून 2017 एन एनोडाइन फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा's क्वार्टर रिजल्ट्स मेंशन्ड अ। सेकंड है फाइन लीव्ड बाय साउथ अफ्रीका। फाइन लीव यानी लीव का मतलब होता है फाइन लगाना, इम्पोज करना या लगाना। फाइन जो होता है वो लगाया जाता है, लीव किया जाता है या इम्पोज किया जाता है। जून 2017 में बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर रिजल्ट्स ने मेंशन किया कि एक फ़ाइन लगा है साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक की तरफ से, जिसका हेडक्वार्टर प्रेटोरिया में है। तो देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। एनोडाइन फुटनोट, एनोडाइन फुटनोट का मतलब होता है कोई, एनोडाइन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान ना पहुँचाए, हार्मलेस हो, जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। जून 2017 में एक एनोडाइन फुटनोट जारी किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। क्वार्टर रिजल्ट्स मेंशन, क्वार्टर का क्या मतलब होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक चौथाई। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, 1/4। अब रिजल्ट जो है वो एक चौथाई रिजल्ट हो सकते हैं, क्वार्टर रिजल्ट हो सकते हैं। एक कभी कोई रिज़ल्ट 1/4 हो सकता है, कोई रिज़ल्ट पूरा होता है, 1/4 तो नहीं होता है। आगे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जो हमारा क्वार्टर है वो क्या है? नाउन है। अब रिज़ल्ट जो होगा उसके साथ यहाँ पे नाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट से पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है, रिज़ल्ट के बारे में हमें इन्फॉर्म कर सकता है कि रिज़ल्ट कैसा है, कब आया, कैसा है, अच्छा है या बुरा। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करके देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली हो सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी कि ये कैसा एडजेक्टिव ऑफ टाइम होगा और ये बताएगा कि ये जो रिजल्ट है ये क्वार्टरली आया है, यानी कि जो 3-3, 4-4 महीनों पे, 3-3 महीनों पे जो रिजल्ट्स बैंक की तरफ से जारी किए जाते हैं वो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ना कि यहाँ क्वार्टर होगा। सो जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, एरर है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में है, लेकिन आगे के भी लाइन्स को चेक कर लेते हैं। फाइन लीव्ड बाय द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक हेडक्वार्टर्ड इन प्रेटोरिया, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। यानी कि जो हमारा एरर है वो पार्ट 1 में है। यहाँ क्वार्टर नाउन की जगह एडजेक्टिव क्वार्टरली रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव से रिप्लेस होना चाहिए, क्वार्टरली होना चाहिए। यहाँ पे ये रिजल्ट की विशेषता बताता है कि रिजल्ट जो है हमारा क्वार्टरली है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet. 5 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet. यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दी गई है इसका मतलब है कि किसी कोर्ट ने, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ 5 समन जारी किए, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। क्वेश्चन के पार्ट्स को पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5 समन्स हैव बीन। सेकंड पार्ट है इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थर्ड पार्ट है बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। लास्ट से चेक करते हैं, बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट, वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। ये ग्रामेटिकली भी बिल्कुल करेक्ट है। इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी सही है। 5 समन्स हैव बीन, यहाँ जो वर्ब है हमारा ये भी सही है। 5 समन्स हैव बीन, 5 है, प्लूरल है और उसके साथ हैव बीन, ये बिल्कुल सही है। तो एरर कहाँ है? एरर है समन में। ये जो यहाँ जिस समन की हम बात कर रहे हैं, जो हमें कोर्ट ने जारी करके दिया है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है SUMMON और ये क्या है? सिंगुलर है। चूँकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इस समन का प्लूरल फॉर्म होना चाहिए और ये समन क्या है? नाउन है। ये समन नाउन है और इस समन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है SUMMONSES। 5 समन्स, ये प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब होता है एक जो नोटिस जो हमें कोर्ट ने भेजा है, नोटिस बाय कोर्ट। और यहाँ जो समन हमने यूज़ किया है, इस समन का मतलब ये समन वर्ब है। ये समन वर्ब है जिसका मतलब होता है
टू कॉल और आस्क टू अटेंड। किसी को जब हम बुलाते हैं किसी मीटिंग में मिलने के लिए या किसी भी कारण से उसे बुलाते हैं मिलने के लिए, तो हम उसे समन करते हैं, पर जहाँ कोर्ट है तो कोर्ट एक नोटिस जारी करेगी। यहाँ क्या किया गया, 5 समन्स हैव बीन इशूड। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 5 समन्स जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो समन है ये सिंगुलर तो सही है, पर यहाँ पे चूँकि 5 है तो यहाँ पे समन्स होना चाहिए, ये प्लूरल फॉर्म होना चाहिए, ना कि ये। तो हमारा जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness, nor is it about confirmation or mediocrity. चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर से। जो हमारा क्वेश्चन है, it says acceptance is not about allowing. एक्सेप्टेंस यानी किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारोक्ति, किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इज़ नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ को होने या जाने देने के लिए परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी, इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी। ये ना ही तो पैसिविटी यानी कि सहनशीलता से रिलेटेड है, ना ही तो कमज़ोरी से रिलेटेड है। अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहनशील नहीं हैं या कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर इज़ इट अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी, और ना ही तो ये पुष्टिकरण है और ना ही तो ये सामान्यता, ऐसी कोई बात है। एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं। यहाँ पे जो जब नाइदर आया है, नाइदर नॉर के बाद इज़ इट नहीं होना चाहिए, नॉर के बाद इट इज़ होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, ये भी सही है। नॉर इज़ इट नहीं होना चाहिए, यहाँ नॉर इट इज़ होना चाहिए। तो हमारा एरर जो है वो पार्ट 3 में है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। हमारे पार्ट 3 में एरर है, जहाँ नॉर इज़ इट नहीं, नॉर इट इज़ होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, यानी कि कोई लड़की है वो शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी, उसने कोई स्टोरी सुनी और उस पर वो काफ़ी अम्यूजिंग थी। अब यहाँ पे जो हमने शी वॉज, ये बिल्कुल सही है। एट दैट स्टोरी, ये भी सही है। यहाँ पे जो हमने क्वाइट अम्यूजिंग यूज़ किया है और इसके बाद यहाँ डायरेक्ट एट आया है, ये अम्यूजिंग एट ऐसा नहीं होना चाहिए। शी वॉज क्वाइट, चूँकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, शी वॉज है तो यहाँ पे अम्यूजिंग नहीं होगा, यहाँ पे अम्यूज्ड होगा। अम्यूज्ड यानी कि वो काफ़ी खुश थी स्टोरी से, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उसे स्टोरी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अम्यूज्ड एट, ना कि अम्यूजिंग, यानी कि जो हमारा एरर है वो पार्ट 2 में है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है she has reduced her consumption to considerably, no error। सेंटेंस बहुत बड़ा नहीं है, सेंटेंस को पढ़ते she has, ये तो बिल्कुल सही है। reduced her, ये भी सही है। consumption to considerably, वो उसने अपने कंजम्पशन को, उसने अपने खर्च को काफ़ी कम किया है, रिड्यूस किया है। तो कंजम्पशन कंसिडरेबली का यहाँ मतलब है काफ़ी। उसने अपने कंजम्पशन को, उसने अपने जो वो कंज्यूम करती थी, खर्च करती थी, उसको काफ़ी कम किया है। सो यहाँ पे हम कंजम्पशन कंसिडरेबली भी लिख सकते हैं। इस टू की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये टू यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सेंटेंस को पढ़ें, शी हैज़ रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन कंसिडरेबली, ये बिल्कुल सही है। ये टू एक्स्ट्रा है, ये टू इस सेंटेंस को रॉन्ग कर रहा है। सो हमारा जो एरर होगा वो हमारे पार्ट 3 में होगा। हमारा जो एरर होगा वो हमारे पार्ट 3 में। तो चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम साथ मिलकर इस बार RBI ऑफिस अटेंडेंट को क्लियर कर लेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
ऐसे और सारे वीडियोस भी आ चुके हैं, आप उन पे भी जाइए और उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा और ऐसे में जो हमें हेल्प कर सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।